नमस्ते बच्चों, कैसे हो सभी। आशा है कि सभी ठीक ठाक होंगे। ठीक है, तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट जो है वो 7 रंगों में टूटती है, उसी को डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म प्रिज्म क्या होता है? इट इज अ homogeneous transparent refracting medium। प्रिज्म क्या आप देखते हैं, 3D शेप होती है प्रिज्म की, एक 3D स्ट्रक्चर है प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म को ऐसे बनाएंगे। बोर्ड के ऊपर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है 3D शेप को, फिर भी मैं दिखा रहा हूं आपको। ये सरफेसेस ऐसे आपस में जुड़े होते हैं। तो आप देखें यहां पे इट हैज 2 ट्राइंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस। आप देख रहे हैं ये एक ट्राइंगुलर बेस है और ये दूसरा ट्राइंगुलर बेस है, और आप 2 ट्राइंगुलर बेसिस हैं और 3 आपके पास रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं। एक ये हो गया, एक आपके पास ये नीचे है और एक इसके दूसरी तरफ है। तो 3 आपके पास रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं। तो बेटा ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसको इनका बीच का जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ये जो एंगल ए बन रहा है इट इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हम रिफ्रैक्शन समझते हैं कि जब भी कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म से एंटर करती है तो क्या होता है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे, इसको नोट कर लेंगे। पहले हेडिंग लगाओ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है जब वो लाइट कहां से पास करती है? प्रिज्म से। प्रिज्म एक ग्लास से बना हुआ मटेरियल है बेटा। ठीक है, ये ग्लास से बना हुआ मटेरियल है। मान लो कोई व्हाइट लाइट यहां से गई। अब बेटा ये सरफेस का नॉर्मल है। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये एंगल होगा इंसिडेंट एंगल। अब लाइट जा रही है, एयर बाहर एयर है और अंदर ये जो मटेरियल बना है ये ग्लास का है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है आपके पास। क्लियर होगी बात। अब लाइट जा रही है ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ बेंड कराएंगे ऐसे। अब लाइट रे डेंसर में ट्रेवल कर रही है तो बाहर जाएगी एयर में, तो यहां का नॉर्मल ये है, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल ये है, तो लाइट रे कुछ इस तरह से जाएगी। इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। ये हमने ग्लास स्लैब के थ्रू भी पढ़ा था, रिफ्रैक्शन थ्रू है ग्लास स्लैब, वहां भी हमने देखा था। तो ये है एमर्जेंट रे और ये आपके पास इंसिडेंट रे है। और इंसिडेंट रे भी कौन सी है? व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट देखो बेटा, ये व्हाइट लाइट जो है वो मिक्सचर होता है 7 कलर्स का, वही तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। ये हमें पता कैसे चला कि व्हाइट लाइट 7 कलर का मिक्सचर है? तो बेटा ये प्रैक्टिकल किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, आइजैक न्यूटन ने किया था ये एक्सपेरिमेंट। समझ आई बात। तो हमें तब पता चला कि जो लाइट सन से आ रही है वो 7 रंगों से मिलकर बनी है। ठीक है, वो आगे हम करेंगे। पहले हम प्रिज्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ एमर्जेंट है। अगर प्रिज्म नहीं होता इस व्हाइट लाइट के रास्ते में तो ये लाइट कुछ इस तरह से जाती। ठीक है, और क्योंकि अगर प्रिज्म रख दिया तो लाइट डेविएट की, कितने एंगल पे डेविएट की? इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब यहां पे हमने 2-3 चीजें हम मार्क करेंगे। एंगल ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। और डेल, इसको डेल बोलते हैं। इसको है क्या ये? एंगल ऑफ डेविएशन, कि लाइट कितनी बेंड की है अपने रास्ते से, ओरिजिनल पाथ से कितना बेंड हुई है। जाना तो इसे ऐसे चाहिए था लेकिन रास्ते में एक डेंसर मीडियम आ गया जिसने लाइट की बेंडिंग करा दी। तो कितनी बेंडिंग हुई अपने रास्ते से, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। आगे है एंगल ई, एमर्जेंट एंगल। एमर्जेंट एंगल और एंगल आई, इंसिडेंस एंगल। ये इंसिडेंस एंगल।
तो इतनी बातें हैं बेटा। इनके बीच में आपस में एक रिलेशन है, वो रिलेशन अपने नोट्स में डालेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल प्लस एमर्जेंट एंगल। ये एक रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स में डालें इसको, ठीक है। अब इसको नोट कर लें, आगे चलते हैं। चलिए, तो अब बेटा न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, न्यूटन ने क्या देखा कि जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से एंटर कर रही है तो वो 7 रंगों में टूट रही है। तो लिखेंगे, हेडिंग लगाओ, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लिखेंगे द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its constituent colors. Constituent colors means that is 7 colors. और वो कलर कौन से, आगे बात करते हैं। 7 colors when passes through the glass prism. The phenomenon of splitting of white light into its constituent colors when passes through the glass prism. और constituent colors कितने कलर, 7 कलर में टूट गई व्हाइट लाइट, ठीक है। तो अब दोबारा से वो प्रिज्म वाली डायग्राम बनाएंगे। पीछे तो मैंने कलर्स नहीं दिखाए, अब मैं आपको कलर्स दिखाऊंगा कि बाहर जो लाइट इस तरफ से एंटर की, स्ट्राइक की व्हाइट लाइट, वो उस तरफ 7 रंगों में हमें दिखी। तो बेटा ऐसे बनाएंगे डायग्राम को। दिस इज व्हाइट लाइट, ये है आपके पास व्हाइट लाइट जो कि इंसिडेंट कर रही है यहां इस प्रिज्म के इस सरफेस के ऊपर, और प्रिज्म ये 3D शेप है। अब क्या होगा, यहां से कलर टूटेंगे, कलर निकलेंगे। तो बेटा यहां से देखा, सबसे पहले ये रेड कलर है, ठीक है। उसके बाद एक और कलर, 7 कलर निकलेंगे बाहर, ये 5, 6 और 7। अब यहां पे लगा दी मैंने स्क्रीन। किसने लगाई, न्यूटन ने लगाई, मैंने तो नहीं लगाई, न्यूटन ने लगाई। अब फिर से बेंडिंग, ये नॉर्मल होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे जाएगी, ये ठीक है। अब बेटा ये जो कलर्स थे ना, वो कौन कौन से कलर थे, नाम लिखेंगे। 7 कलर्स कौन से, ये थे बेटा विबग्योर, ये वी से क्या है, वायलेट, आई से क्या है, इंडिगो, वी से क्या है, ब्लू, और जी से क्या है, ग्रीन, वाई से क्या है, येलो, ओ से क्या है, ऑरेंज, एंड आर से क्या है, रेड। बेटा आप इस डायग्राम में देखें तो आपको दिख रहा होगा कि कोई कलर सबसे ज्यादा बेंड कर रहा है और कोई कलर है वो सबसे कम बेंड कर रहा है। मतलब कि जब कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म से एंटर करती है तो वो 7 रंगों में तो टूटती है, लेकिन हर रंग की जो स्पीड है इस प्रिज्म के अंदर वो अलग अलग है। मतलब कि सभी की स्पीड क्या है, बराबर नहीं है, सभी कलर एक साथ नहीं चलते। तभी तो हमें पता चला कि व्हाइट में से वाइट जो है वो 7 कलर का मिक्सचर है, तभी तो हमें पता चला। अगर 7 रंगों को हम मिला दे तो फिर से व्हाइट बन जाएगा। इट मीन जब यहां पे लाइट जा रही थी तो यहां हमें 7 रंग नहीं दिख रहे थे। 7 रंग कब दिखे, जब ये लाइट जो है वो इस प्रिज्म के अंदर गई। और क्यों दिखे, आगे हम कॉज ऑफ डिस्पर्शन पढ़ेंगे कि क्यों हुआ ये, ठीक है। तो यहां पे क्या था, यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे हो रहा था बेटा ऑल कलर्स द स्पीड ऑफ, ऐसे लिखो, द स्पीड ऑफ ऑल कलर्स इन एयर इज सेम। सभी कलर की जो स्पीड है वो क्या हुआ, वो सभी कलर की जो स्पीड है एयर में सेम होती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि रेड की स्पीड जो है वो एयर में अलग हो जाएगी, ऑरेंज की अलग हो जाएगी, येलो की अलग हो जाएगी, नहीं, एयर में सभी कलर की स्पीड एक जैसी होती है। तभी तो ये हमें व्हाइट दिख रहा था, ठीक है। लेकिन जब आपने रास्ते में प्रिज्म रख दिया तो ये आ गया डेंसर मीडियम।
अब लाइट एयर से रेयर मीडियम से डेंसर में गई और डेंसर मीडियम में देखा गया, आइजैक न्यूटन ने ये यहां पे कंक्लूजन निकाला कि जो कलर्स हैं वो उनकी स्पीड जो है वो डेंसर मीडियम में जाकर के अलग अलग हो जाती है और कोई कलर की स्पीड ज्यादा होती है, कोई कलर की स्पीड कम होती है। वो ऐसा क्यों होता है वो हम आगे देखते हैं, कॉज ऑफ डिस्पर्शन पढ़ते हैं। तो बेटा ये नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, कॉज ऑफ डिस्पर्शन। कॉज ऑफ डिस्पर्शन, क्या कॉज है डिस्पर्शन का? तो लिखेंगे द स्पीड ऑफ ऑल कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट is different when it passes through the prism। अब बेटा ये डिस्पर्शन हुआ क्यों, 7 कलर में क्यों टूटा? क्योंकि सभी कलर की, जितने भी कलर हैं जो व्हाइट लाइट में, उनकी जो स्पीड है वो प्रिज्म के अंदर क्या है, डिफरेंट। प्रिज्म के अंदर क्या है, डिफरेंट। और बेटा ये जो स्पीड है, द स्पीड, लिखो किसके ऊपर डिपेंड करती है स्पीड, लिखो द स्पीड ऑफ कलर डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। द वेवलेंथ ऑफ लाइट मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ कलर, ठीक है, कलर की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। अब कैसे डिपेंड करती है बेटा, हमने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू, या म्यू से किया या एन से किया, जिससे भी किया है, तो म्यू भी लिख सकते हैं इसको, एन भी लिख सकते हैं, तो घबराना नहीं है। एन लिखा है तो एन से भी कर सकते हैं, म्यू से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। दोनों सिंबल्स के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, इसका रिलेशन होता है लैम्डा के साथ। वो कैसे होता है, ये लैम्डा है, ये लैम्डा कौन सा लैम्डा है, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। और ये लैम्डा डैश है, ये किसके लिए है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन, या वेवलेंथ ऑफ लाइट और कलर भी लिख लो, और कलर इन मीडियम। जब कोई मीडियम आ जाए तब ये है। अब आप देखो बेटा, जिस कलर का लैम्डा ज्यादा होगा, मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब है कि उस कलर की स्पीड जो है वो उस मीडियम में ज्यादा होगी। मतलब कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड उस मीडियम में ज्यादा, ठीक है, समझ आगे बात। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, समझ आई बात। और आगे लिखेंगे हम, आगे चलते हैं। तो अभी हम समझ लेते हैं कि किस कलर की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। तो बिब के और पैटर्न को फिर से लिखेंगे। ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ? ये होता है वायलेट, लिखना है ऐसे ही है इसको। ये होता है इंडिगो, ऊपर से नीचे मत लिख देना, गलत हो जाएगा सारी चीजें। ब्लू, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया येलो, एंड दिस वन इज ऑरेंज, एंड दिस इज रेड, ठीक है। तो ये वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया। अब ना देखो एक पैटर्न कैसे याद करना है। आप एक लाइन खींचोगे वायलेट से रेड की तरफ, इसका मतलब है वेवलेंथ इंक्रीज होगी जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे। वेवलेंथ इंक्रीजेस व्हेन यू गो फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो दिस द वेवलेंथ इज इंक्रीजेस, मतलब वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होगी, लेस वेवलेंथ, ठीक है। और रेड कलर की वेवलेंथ लार्ज वेवलेंथ, लार्ज वेवलेंथ। बेटा एक और एरो बनाएंगे, वो एरो नीचे बनाएंगे। इस केस में क्या होता है,
फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ठीक है। मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? वायलेट कलर की लार्ज फ्रीक्वेंसी होगी, और जो रेड कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल फ्रीक्वेंसी या लेस फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू अदर कलर्स। समझ आई बात? तो बेटा ऐसे पैटर्न को याद रखने का मतलब यह है कि आपको जरूरी नहीं है कि हर बार वायलेट और रेड के बीच का कंपैरिजन पूछे। इनके बीच जो कलर्स हैं इनके बीच का कंपैरिजन भी आपको पूछ सकता है। हो सकता है कि वायलेट और रेड दिया ही नहीं ऑप्शन में और ये इन कलर में से कोई कलर दे दिया हो, तब आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस में कि नीचे से ऊपर जाते लिखेंगे, ऐसे ऊपर से नीचे लिखोगे बी बिग्योर को तब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आप नीचे से ऊपर जाओगे तो बेटा वेवलेंथ इंक्रीज होती है, ऊपर से नीचे आओगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। आपको पूछेगा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो आप बोलोगे वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम होती है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड कलर की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? रेड कलर की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी? वायलेट कलर की, ठीक है। अब आपको यह रिलेशन समझ में आ रहा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू लैम्डा ओवर लैम्डा डैश। अब रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो रेड कलर के लिए बेटा क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया, ठीक है। रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया, मतलब रेड कलर की स्पीड जो है वो किसी भी मीडियम में जब वो एंटर करेगा तो सबसे ज्यादा स्पीड किस कलर की होगी? रेड कलर की। बाकी की स्पीड कम होगी, ठीक है। समझ आ रही बात? अरे समझ आया कि नहीं? तो आप लिख सकते हैं लैम्डा फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन लैम्डा फॉर वायलेट कलर, ठीक है। तो आगे आगे भी लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर। बेटा ये नोट्स में डालें। तो अब क्या लिखेंगे? स्पीड, स्पीड किसकी? स्पीड फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन स्पीड फॉर वायलेट कलर। बेटा ये सारा कंपैरिजन समझे। रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है वायलेट कलर के कंपैरिजन में, तो रेड कलर की के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा जिस कलर के लिए, बेटा उसकी स्पीड उस मीडियम में बढ़ जाएगी। तो रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा होगी किसी भी मीडियम में, ठीक है। और यहां भी आपको जो रेड कलर की बेंडिंग कम दिख रही थी, मतलब कि बेटा ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब है बेंडिंग ऑफ कलर इज लेस, लेस बेंडिंग, ठीक है। बहुत कम बेंडिंग होगी। किस कलर की बेंडिंग कम होगी? रेड कलर की। और सबसे ज्यादा बेंडिंग किस कलर की हो रही है? बेंडिंग सबसे ज्यादा किसकी हो रही है? लार्ज बेंडिंग। किसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा हो रही है? आप देखें वायलेट कलर की बेंडिंग सबसे ज्यादा हो रही है। तो ये बेटा ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा के बोर्ड में पूछ सकता है। और आप देखेंगे भी लास्ट ईयर्स के पेपर उठा के देख लो, वहां पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया ही आया है और यही से रिलेटेड आया है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और जो ये विजिबल रीजन होता है ना बेटा, इसकी वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो क्या होती है? वायलेट कलर की जो अप्रोक्सीमेट रेंज होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। लेंथ का यूनिट है ये भी, ठीक है। और आप रेड कलर की वेवलेंथ देखें तो ये 7900 एंगस्ट्रॉम, ये, ठीक है। समझ आ रही बात? मतलब लगभग हम देखें तो ये 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर में देखें 400 नैनोमीटर, और रेड कलर को हम देखें तो ये लगभग 700 नैनोमीटर की बात होती है, लगभग अप्रोक्सीमेट। तो ये विजिबल रीजन होता है जो हमें दिखता है, यही दिखता है हमें। इसके अलावा भी और भी रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट होती है, इंफ्रारेड होती है, माइक्रोवेव होती है, रेडियो वेव होती है, गामा रेज होती है, उनको हम नहीं देख सकते। हम सिर्फ इस विजिबल रीजन को ही देख पाते हैं। तभी तो मैं बोल रहा था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है जो कि क्लास 12th में हम पढ़ेंगे बड़े अच्छे से। क्लास 12th में पूरा का पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है। 10th में सिर्फ हम वो चीज समझ रहे हैं जो सिर्फ हम देख पा रहे हैं, जिस लाइट को। इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन बाकी को हम नहीं देख सकते। हम सिर्फ हमारे आंख की रेंज देखने की क्या है, कौन से वेवलेंथ में हम देख सकते हैं। 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में हम देख सकते हैं। बाकी कलर की जो रेस की जो वेवलेंथ होती है, हाई होगी, किसी की कम होगी, इससे कम, इससे हाई, उसको हम नहीं देख सकते।
क्लियर होगी बात बेटा? क्लियर होगी बात? आगे चले। चलिए, तो ये सारी बातें आपको अपने अपने नोट्स में डालनी है। तो आगे चलते हैं। अपने नोट्स में एक और बात लिखेंगे आप, जो स्पीड है ना कलर की, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, वो सिर्फ डिपेंड करती है आपकी वेवलेंथ के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब तो आप एक नोट में लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, कॉपी निकाल के बैठे और नोट करें। ये एग्जाम में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो लिखेंगे व्हेन लाइट रे goes from optically rarer medium to denser medium, then the speed and wavelength of light changes, light or colors changes, but the frequency remains unchanged। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब कोई रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेटा उसकी स्पीड चेंज होती है, उसकी वेवलेंथ चेंज होती है कलर की, बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स सेम। ठीक है, मार्क दिस लाइन। तो जो स्पीड है, जो डिस्पर्शन है, उसका कॉज क्या है? कॉज ऑफ डिस्पर्शन क्या है? कि जो स्पीड है हर कलर की, वो जब डेंसर मीडियम में जाती है तो वो डिफरेंट होती है हर कलर की स्पीड, जिसकी वजह से हमें क्या दिखते हैं? वो कलर टूटते हुए दिखते हैं, स्प्लिटिंग दिखती है कलर्स की। उसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और वो जो आपके पास स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेवलेंथ ऑफ कलर के ऊपर डिपेंड करती है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी बेंडिंग सबसे कम होगी। आपने देखा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल था रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, जिसका लैम्डा ज्यादा मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। कम मतलब बेंडिंग कम, बेंडिंग कम मतलब स्पीड मीडियम में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये आपको इस पॉइंट को नोट्स में डालें। अब हम बेटा इसका नेचर में, ये तो हमने आर्टिफिशियल देखा ना, ये तो हम खुद लैब में कर सकते हैं। प्रिज्म को रखा, व्हाइट लाइट को पास करवाया और हमने 7 कलर्स का पैटर्न देख लिया। लेकिन हमारे नेचर में भी एक बहुत बढ़िया 7 कलर्स का एक फिनोमिना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेनबो। ठीक है, तो उसको देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ रेनबो। आपको पूछा जाता है बेटा एग्जाम में। ठीक है, बोलेगा रेनबो इज अ आर्टिफिशियल फिनोमिना। ठीक है, तो आर्टिफिशियल नहीं है। असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आता है। डिस्पर्शन की डेफिनेशन ऊपर दे रखी होगी असर्शन में, और रीजन में बोल दिया जाएगा कि रेनबो इज आर्टिफिशियल फिनोमिना। आर्टिफिशियल नहीं है, वो नेचुरल फिनोमिना है, नेचर में हो रहा है, वो हम नहीं कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो असर्शन रीजन यहीं पे बच्चे गलत कर देते हैं कि रेनबो, यस रेनबो में डिस्पर्शन होता है, तो रेनबो देखा नहीं हो रहा, बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन लगा दिया कि ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जबकि आपका रीजन गलत था। आर्टिफिशियल थोड़ी है, वो तो नेचुरल फिनोमिना है। चलिए बात करते हैं, तो हेडिंग लगाएंगे आप रेनबो। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बेटा, हर बार लास्ट टाइम भी, इस ईयर भी ये क्वेश्चन किसी एक सीरीज में देखने को मिला है। ठीक है, रेनबो लिखेंगे। रेनबो इज अ नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट का ये नेचुरल एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल नहीं है, हम खुद नहीं कर रहे हैं रेनबो। ठीक है, तो बेटा रेनबो के लिए हम कैसे कंडीशंस,
कंडीशंस फॉर रेनबो टू बी अकर क्या कंडीशन है? सबसे पहले है ड्यूरिंग रेनफॉल, जब बारिश हो रही होती है तब रेनबो आपको दिखता है, या और आफ्टर रेनफॉल, बारिश के बाद भी रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात लिखेंगे सन इज एट द बैक ऑफ ऑब्जर्वर। जो रेनबो को देख रहा है ना बेटा, सन हमेशा उस ऑब्जर्वर के बैक साइड होगा। मतलब अगर मुझे रेनबो इस तरफ दिख रहा है, तो बेटा सन मेरे इस तरफ होगा, इस तरफ नहीं, मेरे सामने नहीं होगा, मेरे पीछे होगा। अगर मुझे रेनबो इस तरफ दिख रहा है तो सन इस तरफ होगा। तो ये कंडीशंस हैं रेनबो टू बी अकर। रेनबो तभी होगा या तो रेनफॉल हो रहा हो या आफ्टर रेनफॉल, और सन आपके जो देख रहा है, जो ऑब्जर्वर है, उसके पीछे होगा। समटाइम हम वाटर फाउंटेन के अंदर भी देखें, या वाटर ऐसे गिर रहा है नीचे, ठीक है, तो हम उसके थ्रू भी देखें तो क्या होता है, हमें रेनबो दिखता है। ये होता क्यों है, रेनबो दिख क्यों रहा है? तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई, ये नोट कर लेंगे। अब आइए आगे समझते हैं कि क्या हो रहा है। बेटा अभी हमने देखा कि आर्टिफिशियल रेनबो कैसे, जो रेनबो मतलब 7 कलर्स बन रहे थे, वो कैसे बन रहे थे कि स्पीड, कलर की स्पीड अलग अलग हो जा रही थी उसकी वेवलेंथ की वजह से। ठीक है, तो ऐसे हो रहा था, ये हमने देखा। तो अभी ये जो नेचर में रेनबो दिख रहा है, ये मतलब कि ये भी प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहे होंगे। कौन कर रहा है प्रिज्म की तरफ एक्ट? क्योंकि यहां हमने आर्टिफिशियल लैब में देखा तो प्रिज्म कर रहा था रेनबो, इसका काम स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स का काम कर रहा था, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, उसका काम कर रहा था। तो नेचर में कौन कर रहा है? नेचर में कर रहा है बेटा वाटर ड्रॉपलेट्स। तो एक ड्रॉप बनाएंगे, डायग्राम बड़े अच्छे से देख सीखना कि डायग्राम पेपर में बनाने को आती है। ड्रॉप बनाई बेटा, एक रे ले आएंगे आप। अब क्योंकि ये आपका नॉर्मल होगा तो ये बेंड करेगी रे इस तरफ, ये आपका रेड कलर गया, ये आपका वायलेट कलर गया। मैं 2 ही कलर बनाऊंगा यहाँ पे, ये रेड है, ये वायलेट है, इसके बीच में भी कलर है आपका, भाई मैंने बिग ब्योर आपको दिखाया। ठीक है, तो ये कलर ऐसे आया आपके पास। यहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है नीचे, यहां पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब आप लोग, यहां पे ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर की आंखें हैं, तो यहां ऑब्जर्वर देख रहा है। तो ये कुछ इस तरह से बेंड हुआ, कलर ऐसे बाहर निकला। फिर यहां पे देखा ये कलर आया, ये कलर इस सरफेस के ऊपर टकराया और कुछ इस तरह से इसकी बेंडिंग हुई। ये वायलेट कलर, ये रेड कलर, बीच में बिग ग्योर पूरा। तो ये रेनबो की कंडीशन है बेटा। क्या हुआ, रेनबो कैसे हुआ कि एक सनलाइट आई, व्हाइट लाइट एंटर्स द वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन एयर। क्या हुआ, व्हाइट लाइट एंटर्स द वाटर ड्रॉपलेट्स white light enters the water droplet suspended in air। ठीक है, तो अब चल गई। अब क्या होगा बेटा, यहां पे देखो रिफ्रैक्शन हुआ। फर्स्ट क्या हुआ, द वाटर ड्रॉपलेट्स रिफ्रैक्ट द व्हाइट लाइट। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन हुआ बेटा, ऐसा नहीं कि पूरा ही सारी की सारी लाइट रिफ्रैक्ट, कुछ रिफ्लेक्ट भी की होगी। तो यहां पे सबसे पहले बेटा ये सीक्वेंस पूछा जाता है पेपर में, आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। उसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद डिस्पर्शन हुआ। नाउ व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। अब क्या हुआ, व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट कर गई, और इसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो बेटा सबसे पहले सीक्वेंस को याद करना आना चाहिए, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब क्या हुआ, सबसे पहले बेटा यहां पे मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले हुआ रिफ्रैक्शन, उसके बाद डिस्पर्शन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब डिस्पर्शन के बाद बेटा ये लाइट रे यहां टकराई, फिर टकराने के बाद ये ऐसे आई, मतलब अब क्या हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ, इंटरनल
रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट की। ठीक है, अब फिर से क्या होगा, यहां जब टकराने के बाद यहां पहुंची लाइट तो फिर से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। क्या हुआ, फिर से रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब लाइट रे आपकी आंखों तक पहुंची, ऑब्जर्वर जो देख रहा है अब लाइट रे उसकी आंखों में पहुंची। ठीक है, तो बेटा ये पेपर में पूछा गया है, एमसीक्यू में आया है सीक्वेंस। समझ आई बात? तो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर क्या हुआ, फिर हुआ डिस्पर्शन, फिर क्या हुआ, फिर आपके पास इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर क्या हुआ, फिर दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ। तो ये सीक्वेंस आपने नोट्स में डालो। तो ये था बेटा रेनबो से रिलेटेड कि रेनबो कैसे होता है, और नेचुरल फिनोमिना, ये नेचर में होने वाला नेचुरल फिनोमिना, डिस्पर्शन ऑफ लाइट का जो नेचर में होने वाला फिनोमिना है उसको रेनबो बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल नहीं है। ठीक है, ये होता क्यों है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स आफ्टर ड्यूरिंग रेनफॉल भी वाटर ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, और आफ्टर रेनफॉल भी कुछ ड्रॉपलेट्स हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं, तब हमें रेनबो दिखता है। समझ आई बात बेटा? दिस इज ऑल अबाउट डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बाद हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और वो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, पढ़ाई करें अच्छे से। ठीक है, जो चीजें आपको इस चैप्टर में जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और आप कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।